हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी टाइम विद गौतम गुरु। आज है 2 अगस्त 2021 और 2 अगस्त 2021 से जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स एमसीक्यूज क्वेश्चन हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैंने पहली स्लाइड जो लगाई है वो ये लगाई है कि आपको अपनी पढ़ाई को इस एरोप्लेन की तरह लैंड कराना है। और लैंड कराना है मतलब आपको अपनी पढ़ाई को बूस्टअप करना है। ठीक है, चलिए हमारा जो इस स्लाइड में मैंने इसको इंटरनेशनल न्यूज और नेशनल न्यूज दो भाग में डिवाइड किया है। पहले हम इंटरनेशनल न्यूज को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम नेशनल न्यूज को डिस्कस करेंगे। ओके ओके देन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है कि विच कंट्री हैज अपॉइंटेड प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो ये है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को की अध्यक्षता किस देश को मिली है। ठीक है, तो पहले हम ये जान लेते हैं कि यूनाइटेड नेशन क्या है। यूनाइटेड नेशन जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सभी देशों का अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई थी? जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ उसके बाद क्या की गई कि ताकि थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो, इसलिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूनाइटेड नेशन की स्थापना की गई। उसके जो है वो 5 प्रमुख अंग हैं। जनरल असेंबली है, सिक्योरिटी काउंसिल है, आपकी इंटरनेशनल कोर्ट है। ठीक है, तो इन सब जो 5 अंग हैं उनमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, यूएनएससी बोला जाता है। और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो है वो 5 जो है वो परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 जो है वो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। ठीक है, ये बात को आपको याद रखना है। अब जो परमानेंट मेंबर हैं भैया वो तो भगवान का वरदान लेके आए हैं, समझ लो। परमानेंट मेंबर क्योंकि उनको वीटो पावर मिली हुई है, तो वो जब चाहे किसी का काम बिगाड़ सकते हैं, जब चाहे किसी का काम बना सकते हैं। ठीक है, परमानेंट मेंबर्स कौन कौन है आप ये जानते हैं? एक चाइना है, एक रशिया है, एक यूके है, एक फ्रांस है और एक यूएसए है। ठीक है, ये जो पांचों सुपर पावर जो हैं इन्होंने वीटो पावर अपने पास रखी है। जब चाहे उसका यूज कर लेते हैं, किसी को बचा देते हैं। जैसे पाकिस्तान को बचाना रहता है तो चाइना वीटो पावर यूज कर देता है, और अगर इंडिया को भी बचाने के लिए कई बार रशिया ने वीटो पावर यूज किया। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन ये था कि विच कंट्री हैज अपॉइंटेड प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कौन सी कंट्री को अध्यक्षता मिली है? तो ये हमारे देश भारत को मिली है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है, इंडिया को। अब मैं आज दिन भर न्यूज हेडलाइन देखता रहा कि इससे रिलेटेड कुछ और कंटेंट मिले, तो इंडिया वाले क्या लिख रहे हैं कि मतलब न्यूज चैनलों में आज दिन भर ये चलता रहा कि भारत बना 15 सदस्य वाली संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष तो पाकिस्तान को लगी मिर्ची। अरे तुमको क्या मतलब, उसको मिर्ची लगे चाहे कुछ लगे, तुमको अगर अध्यक्षता मिली है तो तुम वहां अपनी आवाज उठाओ ना भैया। आज दिन भर सब न्यूज चैनलों में यही चलता रहा। मैंने सोचा कि कुछ उसके बारे में और कुछ अच्छा जानकारी मिल जाए कि इसका जो टर्म रहेगा भारत का, भारत को कुछ टर्म के लिए ही तो अध्यक्षता मिली है, तो उसमें कुछ अच्छे काम हो जाए, उसके बारे में कुछ नहीं। सिर्फ पाकिस्तान को लगी मिर्ची, पाकिस्तान को लगी मिर्ची। न्यूज चैनल के बारे में भी आप कुछ बोल नहीं सकते, बिल्कुल ही बेतुकी बात चलाते रहते। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में प्रेसिडेंसी मिली है इंडिया को। ठीक है, ठीक है, आपको ये बात को अच्छे से याद रखना है। उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चलिए ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है विच फॉर्मर इंग्लैंड पेसर पास्ड अवे इन जुलाई। है ना, तो जुलाई के महीने में इन इंग्लैंड पेसर का निधन हो गया। ठीक है, तो वो कौन है? वो है माइक हेनरिक। मैंने उनकी इमेज भी लगाया है। ठीक है, माइक हेनरिक जी जो हैं उनका निधन हो गया। ठीक है, ये माइक हेनरिक जी थे। ठीक है, अब आपको पता है कि क्रिकेट का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? तो इंग्लैंड को कहा जाता है। और वो इंग्लैंड बड़े मुश्किल से 2019 में वनडे वर्ल्ड कप जीत पाया, और हम वही वनडे वर्ल्ड कप कब जीत गए थे? 1983 में, कपिल देव जी की कप्तानी में। उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी जी की कप्तानी में दूसरी बार भी जीता है हमने, है ना। तो ठीक है, तो ये ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अभी ये हमारा जो बुलेटिन चल रहा है वो इंटरनेशनल बुलेटिन चल रहा है। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि विच कंट्री ऑफिशियली वार्न्स यूके नेवी ऑफ अटैक। है ना, तो क्या हुआ है कि जो साउथ चाइना सी जो है वहां पे यूके नेवी जो है वो एक्सरसाइज कर रही है। ठीक है, तो यूके की नेवी एक्सरसाइज कर रही है, तो साउथ चाइना सी पे कौन अपना अधिकार जमाता है? चाइना, क्योंकि उसने तो सोच के ही बैठा है
कि भैया पूरा साउथ चाइना सी मेरा है, इंडियन ओशियन पे मेरे को जाना है, और पैसिफिक ओशियन पे मेरे को जाना है। दुनिया एक ही देश से परेशान है, चाइना, और वो भी दुनिया से परेशान है। ऐसा नहीं है कि वो भी दुनिया से परेशान है, क्योंकि जो आदमी असंतुष्ट होता है वो हमेशा परेशान रहता है। इस बात को आपको आप भी जानते हैं कि जो आदमी असंतुष्ट रहता है वो हमेशा परेशान रहता है। लोग उससे परेशान हैं और वो लोगों से परेशान है। जैसे मोहम्मद बिन तुगलक के लिए इतिहासकार बर्नी क्या लिखता है? इतिहासकार बर्नी लिखता है कि अंततः लोगों को, उसके मरने के बाद लिखा इतिहासकार बर्नी ने कि अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसको लोगों से मुक्ति मिली। चाइना के साथ वैसा ही है, वो दुनिया को परेशान करता है, खुद भी परेशान होता है। ठीक है, तो यूके ने भी एक्सरसाइज कर रही है साउथ चाइना सी में, और वो भी जो चाइना का जो इकोनॉमिक जोन है वहां पे नहीं कर रही है, वो बीच में कर रही है। लेकिन उसको उससे दिक्कत है, तो उसने उसको वार्निंग दी है चाइना ने कि आप अगर हम पे मतलब अटैक करते हैं तो हम भी उसके रिस्पॉन्स में कुछ करेंगे। ठीक है, ये इंटरनेशनल बुलेटिन है, इसलिए मैंने ये खबर को इसमें क्या कर दिया, अटैच कर दिया। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। विच कंट्री टू इलीगली ऑक्यूपाइड बाय तालिबान, है ना। तो ये तो पिछले एक महीने से ज्यादा चल रहा है, आप जानते हैं। अफगानिस्तान जो है, अफगानिस्तान जो कंट्री है उसमें तालिबान ने वापस से अपना आधिपत्य जमा लिया है। क्या हुआ कि 9/11 हमले के बाद जब 9/11 हमला हुआ अमेरिका पे, तो अमेरिका ने क्या किया, पूरी आर्म फोर्सेस डिप्लॉयड कर दी। कहाँ पे? अफगानिस्तान में। ठीक है, तो अब वहां पे तालिबान धीरे धीरे खत्म हो गया था। लेकिन ट्रम्प चाचा आए, उसके बाद बाइडेन दादा आए, तो इन लोगों को चुनाव जीतना था अमेरिका में। तो इन्होंने क्या किया कि जो यूएस आर्मी जो है उसको पुल आउट करना चालू किया। यूएस आर्मी को धीरे धीरे पुल आउट करना चालू किया, और लास्ट जो यूएस आर्मी जो अफगानिस्तान में डिप्लॉयड थी वो भी क्या हो गई, पुल आउट हो गई। अब उसके बाद तालिबान ने वापस से वहां पे कब्जा करना चालू कर दिया। तालिबान जो है वो कट्टर इस्लामिक चरमपंथी विचारधारा वाला है ना। तो उनमें बहुत सारे नियम कायदे कानून है, आप देख ही सकते हैं, इमेज में देखिए ना, बिल्कुल तलवार वाला, बिल्कुल बंदूक बंदूक लेके बिल्कुल हीरो जैसे बिल्कुल खड़े हैं। अब बताओ, बंदूक की नोक पे सरकार चलाएंगे, ये बोलते हैं हम अफगानिस्तान में सरकार चलाएंगे। अब कैसे चलाएंगे यही जाने। ठीक है, अब इंडिया को भी वार्निंग दे दी है। इंडिया के भी एक जो रिपोर्टर थे उनकी हत्या कर दी गई है। इंडिया को बोल रहे हैं कि इंडिया ने बॉम्बिंग की है। अरे इंडिया को क्या मतलब, वो चाइना के साथ उसकी इशू नहीं सुधर रहे, वो तुम्हारे से क्यों लड़े? ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है कि किस कंट्री पे तालिबान ने अपना शासन जमा रहा है, तो वो है अफगानिस्तान। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। और पाकिस्तान सोच रहा है कि अफगानिस्तान में तालिबान आ जाएगी, तालिबान की पावर आ जाएगी तो हमको इंडिया को परेशान करने में अच्छा रहेगा। तो दूसरों के लिए गड्ढा खोद रहे हैं, खुद ही गड्ढे में गिरेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। विच कंट्री टू बाय तेजस फ्रॉम इंडिया। ठीक है, तो किस कंट्री ने तेजस जो विमान है, इंडिया का तेजस जो विमान है वो इंडिया से लिया है। ठीक है, तो वो किस कंट्री ने लिया है? वो कंट्री है मलेशिया। ठीक है, मलेशिया जो कंट्री है उसने तेजस लिया है। ठीक है, अब देखो मलेशिया के बारे में भी आपको याद रखना चाहिए। अगर आप इंटरनेशनल बुलेटिन थोड़ा फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि अभी मलेशिया में जो पीएम है वो है यासीन मुहिद्दीन, है ना, यासीन मुहिद्दीन। इसके पहले कौन थे? इसके पहले थे मातिर मोहम्मद, है ना। जो मातिर मोहम्मद थे वो बिल्कुल प्रो चाइना आदमी थे, बिल्कुल। उन्होंने इंडिया के साथ पाम ऑयल लेना बंद कर दिया था। मतलब इंडिया से जितने रिश्ते बिगाड़ सकते थे उस व्यक्ति ने बिगाड़ने की बिल्कुल कोशिश की, क्योंकि पाकिस्तान, मलेशिया, टर्की, ये तीनों मिलके एक अलग इस्लामिक वो ग्रुप बना रहे थे इंडिया को घेरने के लिए। ठीक है ना। जब क्योंकि सऊदी अरेबिया जो है, कतर है, यूएई है, ये इंडिया के सपोर्ट में थे। तो वो जो व्यक्ति थे, इसके पहले जो पीएम थे मातिर मोहम्मद, वो बिल्कुल उन्होंने इंडिया के साथ रिश्ते बिगाड़ने में कोई कमी नहीं की। लेकिन अभी जो, तो तब से जो है वहां से पाम ऑयल का भी कारोबार बंद हो गया और धीरे धीरे रिश्ते बहुत बिगड़ गए। लेकिन अभी जो नए पीएम बने हैं मुहिद्दीन यासीन, ये उन रिश्तों को थोड़े अच्छे लेवल पे ला रहे हैं। तो अभी ये तेजस लेने की बात चल रही है। कहाँ से? तेजस लेगा इंडिया से मलेशिया, है ना। तो ये बात आपको याद रखना है। रिश्ते नॉर्मलाइज हो रहे हैं धीरे धीरे, ये अच्छी बात है। क्योंकि क्या है, मलेशिया आसियान का मेंबर है और आसियान के साथ हमको रिश्ते बनाए रखना है कि नहीं। आसियान पता है आपको? आसियान 10 साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज का समूह है ना। ये बात आपको याद रखना है। अब ठीक है, तो इंटरनेशनल बुलेटिन में टोटल पांच क्वेश्चन थे। अब नेशनल बुलेटिन में चलते हैं। नेशनल बुलेटिन में जो क्वेश्चन है, ठीक है, अब आपको ये जो इंडिया का मैप है ये आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे डिवाइडेशन ये है कि ये जो लद्दाख और जम्मू कश्मीर है, ये दोनों यूनियन टेरिटरी अलग अलग डिवाइडेड है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ।
अब देखो ये जो एरिया है ये पूरा पाकिस्तान वाला एरिया है। ये नीचे आपका नीचे इंडियन ओशियन है, इधर बे ऑफ बंगाल है और इधर अरब सागर है, ठीक है। इधर ऊपर चाइना है जो परेशान करने में लगा हुआ है, और इससे तो पहले से ही परेशान थे, ठीक है। और बांग्लादेश जो है वहां से अवैध घुसपैठी आते रहते हैं, तो इंडिया बेचारा हर तरफ से फंसा हुआ है। आप देखिए ना, मैप में देखिए, इंटरनल डिस्प्यूट अलग चल रहे हैं। यहाँ महाराष्ट्र और कर्नाटक का अलग बेलगाम वाला विवाद चल रहा है, यहाँ लद्दाख और हिमाचल और हरियाणा का अलग विवाद चल रहा है, यहाँ पे अभी सिक्किम और मिजोरम का अलग विवाद चल रहा है, असम और मिजोरम का अलग विवाद चल रहा है। अब क्या बोले, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ठीक है। विच टू स्टेट्स बॉर्डर डिस्प्यूट इज इन न्यूज, है ना। तो देखिए मैंने क्वेश्चन उसी से रिलेटेड लिया है कि किन दो स्टेट में बॉर्डर डिस्प्यूट हुआ, और नॉर्मल बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं हुआ। ऐसे तो होते रहते हैं कि चलो नेताओं ने, एक नेता ने कुछ बोल दिया, दूसरे नेता ने कुछ बोल दिया। यहाँ पे ये इतना सीरियस कंसर्न इसलिए हो गया क्योंकि जो असम और मिजोरम की जो बॉर्डर है वहां पे जो पुलिसकर्मी जो सुरक्षा में लगे हुए थे, उन पुलिसकर्मियों को तक हत्या कर दी गई, है ना। तो 6 पुलिसकर्मियों 6 पुलिसकर्मी शहीद हो गए बेचारे, हत्या क्या बोले, वो शहीद हो गए बेचारे। तो इसलिए ये बॉर्डर डिस्प्यूट बड़ा है। तो ये कहाँ हो रहा है, असम और मिजोरम में हो रहा है। तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये है असम, ठीक है, ये है मिजोरम। तो असम और मिजोरम का जो ये जो एरिया है, बॉर्डर वाला एरिया है, इस भाग को लेके असमी लोग बोलते हैं कि हमारा एरिया है, ठीक है। और मिजोरम की क्या है, यहाँ जो भाषा बोली जाती है, इस कुछ भाग में वो मीजो भाषा बोली जाती है। तो मीजो भाषा और असम भाषा, असमिया भाषा को लेकर के वहां पे डिस्प्यूट चल रहा है, ठीक है। और असम देखिए क्या हुआ कि पहले ये पूरा भाग जो है असम का था, लेकिन धीरे धीरे फिर जब देश स्वतंत्र हुआ उसके बाद फिर ये धीरे धीरे यूनियन टेरिटरीज बने, ठीक है। और उसके बाद ये पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। तो अभी इनके बॉर्डर डिस्प्यूट पूरे तरह से रिजॉल्व नहीं हुए। और ये बॉर्डर डिस्प्यूट जो है वो बहुत सारे राज्यों में है। जैसे आपको मैं कर्नाटक और उसका बताता हूँ, कर्नाटक और आपका महाराष्ट्र का। अब देखो दोनों जगह पार्टी भी अलग अलग हो गई। अब कर्नाटक में क्या है, बीजेपी पार्टी है ना। और जहाँ पार्टियां सेम है वहाँ बॉर्डर डिस्प्यूट अभी नहीं होते हैं, मतलब सेम सेम है तो उतनी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे आप अगर बात करोगे, मैं एमपी की बात करता हूँ, एमपी और गुजरात में जो एशियाटिक लायन का जो है वो मामला फंसा हुआ है। एमपी के जो कूनो नेशनल पार्क है वहां पे गिर से जो शेर हैं वो लाने का चल रहा है, लेकिन गुजरात के जो सीएम है वो बोल रहे हैं कि नहीं, गिर हमारी शान है। सिंपल सी बात है भैया, गिर पूरे दुनिया में फेमस है ना। गिर के एशियाई से एशियाटिक लायन गिर फेमस है, तो वो नहीं चाहते कि और किसी नेशनल पार्क में, क्योंकि सिंपल सी बात है सब जगह रेवेन्यू का खेल है ना। तो वैसे ही बॉर्डर डिस्प्यूट है, लेकिन जो गुजरात है वहां भी बीजेपी की गवर्नमेंट है और आपके एमपी में भी बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो इसलिए बॉर्डर डिस्प्यूट उतना बड़ा नहीं हो रहा है। लेकिन जब कर्नाटक और हम महाराष्ट्र की बात करते हैं, महाराष्ट्र में क्या हुआ, शिवसेना और जो विकास अघाड़ी पार्टी है उसकी उसका शासन आया है ना। शिवसेना है, कांग्रेस है और एनसीपी है, और वहां पे हो गई बीजेपी। तो दोनों राज्यों में इतना अधिक, मतलब इतना अधिक तनाव आ गया था कि जो महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे जी, अब आप सोचिए महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे हैं, उन्होंने बेलगाम, अभी बेलगाम जो है वो कर्नाटक में है, तो उन्होंने बेलगाम को क्या बोल दिया, कर्नाटक ऑक्यूपाइड बेलगाम, जैसे हम बोलते हैं ना पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो मतलब आप सोचिए क्या चल रहा है इस देश में, कुछ समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। और हम हमारे देश में ये जितने बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, पानी को लेकर डिस्प्यूट्स हैं, जैसे कावेरी वाटर डिस्प्यूट है, यहाँ तक कि गुजरात और आपके मध्य प्रदेश में भी नर्मदा वाटर डिस्प्यूट भी है ना। तो ये जो डिस्प्यूट है रिजोल्व होने चाहिए। एक देश में ही इतने डिस्प्यूट है, हम आंतरिक चीजों से अगर परेशान रहेंगे तो फिर बाहरी ताकतों से तो और भी ज्यादा परेशान होंगे, ठीक है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ये आपको याद रखना है, विच टू स्टेट्स बॉर्डर डिस्प्यूट इज इन न्यूज, तो असम और मिजोरम, है ना। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। चलिए हम इसके बाद सेकंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, विच स्टेट विल होस्ट इट्स फर्स्ट डिफेंस एक्सपो, ठीक है। तो इस राज्य में फर्स्ट डिफेंस एक्सपो होने वाला है 2022 में। वो कौन से राज्य है, तो वो गुजरात राज्य है, ठीक है। गुजरात के गांधीनगर में 2022 मार्च 2022 में डिफेंस एक्सपो होगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको स्लाइड में ऐड किया है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखो, मेन बात ये है कि हम ये डिफेंस एक्सपो क्यों कर रहे हैं, ये भी तो बात होती है। हम ये चाहते हैं कि इंडिया जो है वो डिफेंस इक्विपमेंट जो है वो दूसरे देशों से ना खरीदे, हमारे यहाँ ही मैन्युफैक्चरिंग हब बने, है ना। सिंपल सी बात है, अभी तुमने राफेल का तो सुना ही है, पूरा 2019 का लोकसभा चुनाव ही राफेल को लेकर के किया गया। तो राफेल मतलब, आप राफेल से छोटी बात है,
उसके अलावा S-400 खरीदते हैं, दूसरे जो और मिसाइल डिफेंस सिस्टम हम जो खरीदते हैं ये करोड़ों अरबों की लागत के हैं। तो भैया इतना पैसा अगर हम यहाँ पे एजुकेशन पे, हॉस्पिटल्स पे, है ना, उस पे लगाएंगे तो हमारे देश में ज़्यादा फायदा होगा। और डिफेंस इक्विपमेंट हम डीआरडीओ, इसरो आजकल ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो हम यही बना लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ठीक है। तो इसलिए डिफेंस एक्सपो किया जाता है, ठीक है। अब देखो डिफेंस एक्सपो के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी जान लेते हैं हम कि ये गांधीनगर में होने वाला है, ठीक है, गुजरात में, ठीक है। द इवेंट विल हेल्ड इन गांधीनगर इन मार्च 2022 में होने वाला है, जिसकी थीम क्या है, इंडिया एज अ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब। मतलब इंडिया को डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है, हम दूसरों से ना लें और हमारे देश में जो उत्पादन हो उसको हम क्या करें, एक्सपोर्ट करें। क्योंकि आप जानते हो इंडिया में एक्सपोर्ट कम करते हैं हम लोग और इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, ठीक है नहीं। तो हम डिफेंस के मामले में एक्सपोर्ट बनाना चाहते हैं। जैसे इसरो दूसरे कितने देशों को धीरे धीरे उनको सैटेलाइट लॉन्च करना रहता है तो वो इसरो की हेल्प लेते हैं, क्योंकि इसरो ने उस लायक तरक्की की है ना। तो हम चाहते हैं कि डीआरडीओ है और दूसरे भी जो एनटीआरओ है, ये जो दूसरे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये भी मैन्युफैक्चरिंग हब बनाए, ठीक है। तो इसके लिए डिफेंस एक्सपो किया करते हैं ना। तो देखो गुजरात विल होस्ट इट्स फर्स्ट डिफेंस एक्सपो, द फ्लैगशिप इवेंट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फॉर द डोमेस्टिक एंड ग्लोबल इंडस्ट्री इंटरेस्टेड इन द इंडियन आर्ट्स मार्केट। वही सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया ना कि हम नहीं चाहते कि जो एक्सपोर्ट है वो और ज्यादा कम हो, एक्सपोर्ट को हम बढ़ाना चाहते हैं और इंपोर्ट को कम करना चाहते हैं, ठीक है। इसके पहले न्यू दिल्ली में हुआ है, गोवा में हुआ है, चेन्नई में हुआ और लखनऊ में हुआ था। इसके पहले जो हुआ था वो लखनऊ में हुआ था, है ना, चेन्नई में भी हुआ था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट आई, यहाँ पे स्टेट आया है गुजरात। तो गुजरात के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे कल हमने राजस्थान के बारे में जाना था और मध्य प्रदेश के बारे में जाना था, तो ऐसे हम धीरे धीरे रोज दो दो स्टेट, एक एक स्टेट कवर करते जाएंगे तो हमारी स्टेट्स जो है वो क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। स्टेट्स क्लियर रहना चाहिए, ठीक है। ये तो डिस्ट्रिक्ट कितनी है, 33 है। जैसे एमपी की बात करें तो एमपी में कितनी डिस्ट्रिक्ट है, एमपी में 52 डिस्ट्रिक्ट है। वैसे ही गुजरात में 33 डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद गुजरात के सीएम कौन है, विजय रूपानी जी हैं, है ना। एमपी में कितनी है, 52, गुजरात में 33, है ना। यहाँ के सीएम विजय रूपानी, ठीक है। गवर्नर कौन है, आचार्य देवव्रत जी हैं, ठीक है, आचार्य देवव्रत जी हैं, ठीक है, आचार्य देवव्रत जी हैं। और लोकसभा में सीटों की संख्या 26 है और राज्यसभा में सीटों की संख्या कितनी है, 11 है, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है। और आपको बात क्या याद रखना है कि गुजरात से, देखो गुजरात से हमारे प्रधानमंत्री जी आते हैं, है ना, गुजरात के ही हैं वो। गुजरात मॉडल बोल बोल के तो उनने ऐसा बनाया कि आज वो गुजरात मॉडल के भरोसे पेट्रोल 115 पार हो गया है कि नहीं। तो अब इसके बारे में क्या बोल सकते हैं, अब कुछ बोल तो नहीं सकते। हमारे जो गृह मंत्री जी हैं वो भी गुजरात से हैं, है ना। तो ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। ये चीज ऐसे याद रख सकते हो कि मतलब ये कहाँ से हैं, तो जैसे वो गुजरात के गांधीनगर से ही सांसद हैं, कौन, गृह मंत्री जी, है ना। और मोदी जी पहले बड़ोदरा से थे, तो अब तो वाराणसी से उनका वाराणसी उनका लोकसभा संसदीय क्षेत्र हो गया है ना। तो ये बात को याद रखना है, ठीक है। अब इसके बाद हम अगले स्लाइड पे चलते हैं और हमारी अगली स्लाइड क्या बोलती है देखते हैं, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या है, इस स्लाइड में कुछ नया करने के लिए क्या किया, जितने राज्यसभा सीटों की संख्या हर राज्य में जितनी है उसको इस पूरी स्लाइड में ऐड कर दिया है। आपको इसको हमेशा याद रखना है। ऐसे ही लोकसभा का याद रखना है। जैसे हम मध्य प्रदेश से हैं, मध्य प्रदेश की बात करते हैं, मध्य प्रदेश में लोकसभा सीट कितनी है, 29, राज्यसभा सीट कितनी है, 11, विधानसभा सीट कितनी है, 230। ऐसा ही आपको याद रखना है, ठीक है, ऐसा ही आपको याद रखना है ना। जैसे इसके पहले गुजरात में अगर मैं बताऊं तो जैसे गुजरात में लोकसभा सीट कितनी है, 26, और राज्यसभा कितनी है, 11। कल हमने क्या पढ़ा था, राजस्थान में कितनी है, 25, और राज्यसभा कितनी है वहां, 10, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। वैसे ही देखो आंध्र प्रदेश में तो आज हम पूरे राज्यसभा को अच्छे से याद कर लेते हैं, ठीक है। देखो आंध्र प्रदेश में 11 है। जब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों एक साथ थे तो आंध्र प्रदेश में बहुत सारी लोकसभा सीटें थी, ठीक है। लेकिन अभी तेलंगाना अलग हो गया तो अभी यहाँ पे कितनी है, 11 है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, देखो अरुणाचल, जितने नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, नॉर्थ ईस्ट के राज्य कौन से हैं मैं आपको दिखा देता हूँ, है ना। नॉर्थ ईस्ट के राज्य ये जो जितने नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, अरुणाचल, सिक्किम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, है ना। तो ये जो क्या बोला जाता है, इनको 7 बहनें बोला जाता है ना। तो नॉर्थ ईस्ट की 7 बहनें जो हैं और उनके साथ सिक्किम में अलग 8वां हो जाता है, ठीक है। तो ये 7 बहनें, यहाँ पे हर हर स्टेट में एक एक राज्यसभा सीट है, तो इनका तो कोई टेंशन ही नहीं है। ये 7 जो है वो एक एक है ना, तो ये बात आपको याद रखना है।
तो देखो अरुणाचल में एक हो गया है ना, आपके अरुणाचल में एक हो गया, ये बात आपने याद रख ली है, ठीक है। उसके बाद असम में 6 है, हाँ असम में 6 क्योंकि असम बड़ा है, असम में 6 है, बाकी बाकी सब में एक एक है। बिहार में 16 है, सीजी में 5 है, गोवा में एक है, गोवा में एक है, क्योंकि टोटल हमारे देश में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, 230 है ना। गुजरात में 11 है, गुजरात में 11 है, अभी हमने देखे थे, और लोकसभा 26 है ना। और हरियाणा में 5 है, हिमाचल में 3 है, और जम्मू कश्मीर में 4 है। झारखंड में 6 है ना, झारखंड में 6 है, और बिहार में कितनी है, 16 है, ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। कर्नाटका में 12 है, एमपी में 11 है, महाराष्ट्र में 19 है, कर्नाटका में 12, महाराष्ट्र में 19, मणिपुर में एक है, मेघालय में एक है, ये पूरे नॉर्थ ईस्ट के राज्य, यहाँ भी एक है, नागालैंड में भी एक है, ठीक है, अरुणाचल में भी एक है, और एक राज्य और कौन सा बच गया, सिक्किम में एक है, और त्रिपुरा में एक है। सिर्फ असम का याद रखना है, तो असम में 6 है। असम में लोकसभा सीटें भी ज्यादा है, ठीक है। असम सिंपल सी बात है, बड़ा राज्य है ना, और पहले ये सब राज्य असम का ही पार्ट थे, वो तो बाद में बाइफरकेट हो गए है ना, उसके पहले यूनियन टेरिटरी बने और उसके बाद पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया। दिल्ली 3 है ना, दिल्ली में कितने हैं, 3 राज्यसभा। तो कुमार विश्वास जी जो हैं उनको राज्यसभा की सीट नहीं दी गई थी ना, इसलिए तो उन्होंने आम आदमी पार्टी से अलग हो गए थे, ठीक है। ये मैं आपको ऐसे ही याद रखने के हिसाब से बता रहा हूँ, है ना। तो 3 जो है वो दिल्ली में है ना, दिल्ली में 3 है। अब देखो राष्ट्रपति 12 सदस्यों को नॉमिनेटेड करते हैं राज्यसभा में, और लोकसभा में कितने सदस्यों को करते हैं, 2 सदस्यों को। आप ये बात को याद रखना, नॉमिनेटेड राज्यसभा में 12 सदस्यों को कर सकते हैं, जैसे एमसी मेरी कॉम जी थी, सचिन तेंदुलकर जी थे, है ना, रेखा जी थी, तो ये सब नॉमिनेटेड थे। तो राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को नॉमिनेटेड करते हैं, ठीक है, ये बात आपको याद रखना है ना। वैसे ही लोकसभा में 2 सदस्यों को नॉमिनेट करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये अपर सदन है ना, और वो लोअर सदन है, ठीक है। उड़ीसा उड़ीसा में 10 हैं, पुडुचेरी में 1 है, पंजाब में 7 हैं, राजस्थान में 10 हैं, सिक्किम 1, तमिलनाडु 18, तेलंगाना 7, त्रिपुरा 1, यूपी 31। देखो यूपी में लोकसभा भी 80 है और राज्यसभा भी 31 है, यूपी में दोनों की संख्या ज्यादा है, ठीक है। यूके 3, वेस्ट बंगाल 16 और केरला 9। अब आप बोलोगे सर ये तो बता दिया, इसमें कुछ, इसमें क्या, ये ऐसे तो याद कर नहीं सकते हम, कुछ ऐसा बताओ कि हमको एक बार में याद हो जाए। तो जैसे मैं आपको बताता हूँ, नॉर्थ ईस्ट के टोटल 7 राज्य, 8 राज्य हैं ना, नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों में से, वेस्ट बंगाल को हटा दो, नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों में से जो 7 राज्य, वहां की 7 हो गई, हर राज्य में एक एक है असम को छोड़ के, तो वो टोटल 7, और असम को ले लो, असम, जब असम को आप काउंट करोगे तो एक कम कर देना, तो असम की 6, असम की हो गई 6, देखो यहाँ असम की हो गई 6, असम की हो गई 6, और जो नॉर्थ ईस्ट के जो बाकी सिक्किम को लेकर के जो 7 राज्य और बचे, उनमें एक एक, ठीक है। ये आपको टोटल 8 राज्य तो डायरेक्ट याद हो गए। उसके बाद गोवा आपको याद रखना है। उसके बाद देखो 2 ही जगह विधानसभा है, 2 केंद्र शासित प्रदेशों में ही विधानसभा है, ठीक है, एक दिल्ली है, एक पुडुचेरी। तो पुडुचेरी सिंपल सी बात है, बहुत छोटा सा है, तो एक, ठीक है। और आपका दिल्ली में 3, तो दिल्ली की 3 आपको याद हो गई, पुडुचेरी की 1 आपको याद हो गई, ठीक है, असम की 6 आपको याद हो गई, और बाकी नॉर्थ ईस्ट के जो 7 राज्य हैं उनकी 7 याद हो गई, एक एक याद हो गई। अब इसके बाद बचते हैं बड़े राज्य। बड़े राज्यों में देखो, बड़े राज्यों में मैं बताता हूँ कैसे याद करना है आपको। देखो एमपी का तो आपको याद ही रहना चाहिए, एमपी में 11 है, एमपी का आपको याद ही रहता है, एमपी में 11 है। एमपी याद है तो एमपी से जुड़ा हुआ राजस्थान में 10 है, बड़ा इजीली याद हो गया। और एमपी से जुड़ा हुआ राजस्थान में 10 है, और एमपी से जुड़ा हुआ गुजरात है, गुजरात में भी कितनी है, 11 है। तो ये याद हो गया आपको, गुजरात में 11, एमपी में 11, राजस्थान में 10, ठीक है। यूपी सबसे बड़ा राज्य है, यूपी की 31 आपको याद ही रखना है। फिर यूपी के बाद जो दूसरा बड़ा राज्य कौन सा आता है, महाराष्ट्र, है ना। जनसंख्या के हिसाब से भी आप याद रख लो, तो जनसंख्या सबसे ज्यादा यूपी में, उसके बाद महाराष्ट्र में, फिर बंगाल में, है ना, उसके बाद बिहार में, ठीक है। तो महाराष्ट्र में कितनी हो गई, 19 हो गई, ऐसे आपने याद कर लिया, ठीक है। अब कुछ कुछ राज्य तो बचे, गुजरात आपको याद ही हो गया है, ठीक है। अब छत्तीसगढ़ 5, ये तो याद ही रहता है कि छत्तीसगढ़ इसलिए याद है क्योंकि एमपी से जुड़ा हुआ है ना, तो इसलिए याद है ना। अब बचा कौन सा, झारखंड में 6, है ना। अब आपको, और ये बाकी तो याद ही होगी, ये मैंने बता दिया था। उड़ीसा की 10 याद रखना है। तो उड़ीसा और आपका जो राजस्थान है, उड़ीसा और राजस्थान में सेम हो गई, है ना। आंध्र प्रदेश, एमपी और गुजरात, आंध्र प्रदेश, एमपी और गुजरात, यहाँ 11-11 हो गई, ठीक है।
महाराष्ट्र में 19 हो गई। अब एक याद रखना है, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल थर्ड नंबर पे है, वेस्ट बंगाल में 16 है, और थर्ड नंबर पे तमिलनाडु यहाँ 18 है। मतलब ऐसे ऐसे करके आप सब याद कर लेंगे, वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करता हूँ। नहीं तो बताने को तो मैं बहुत कुछ बता सकता हूँ आपको, बट वीडियो बहुत अननेसेसरली लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए सेकंड स्लाइड पे मूव करते हैं, ठीक है। ठीक है, सेकंड स्लाइड। अब देखो सेकंड स्लाइड में मैंने पूरा टोक्यो ओलंपिक में जो स्पेशल चल रहा है उसके बारे में बताया है। और ये जो टोक्यो ओलंपिक जो है कहाँ हो रहा है, जापान में हो रहा है। इसके पहले कहाँ हुआ था, 2016 में रियो ओलंपिक जो हुआ था वो ब्राजील में हुआ था। उसके पहले 2012 में लंदन ओलंपिक था, और 2008 में बीजिंग ओलंपिक था, ठीक है। तो आपको ज्यादा पुराने याद नहीं रखना, लेकिन 2008 से याद रखना है। जैसे 2008 में बीजिंग ओलंपिक हुआ, 2012 में लंदन ओलंपिक हुआ, 2016 में रियो ओलंपिक हुआ, 2020 में टोक्यो ओलंपिक होने वाला था, लेकिन ड्यू टू कोविड ये पोस्टपोन होकर 2021 में हो रहा है। और जापान ने फिर भी, सोचिए कि आप इतना कोविड के दौर में भी उनने इतनी अच्छी फैसिलिटी तैयार की कि और जो 2024 का है वो पेरिस में होने वाला है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। तो ये टोक्यो ओलंपिक यहाँ हो रहा है ना, है ना। और ये देखो, ये पांच जो है ना, ये जो पांच जो सर्कल है, ये पांच महाद्वीपों को दर्शाते हैं, पांच महाद्वीपों को दर्शाते हैं। अब आप बोलेंगे महाद्वीप तो 7 हैं, तो भैया आप पांच कैसे बोल रहे हो, पांच ऐसे बोल रहा हूँ। देखो अंटार्कटिका को कंसीडर नहीं किया जाता है, जो जहाँ पे पॉपुलेशन लिविंग है उन तो पॉपुलेशन सिर्फ 6 महाद्वीपों पे लिविंग है, तो 6 हो गए। फिर बोलेंगे एक कहाँ गया, तो एक कैसे गया, आपका जो वो है ना अमेरिका, तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दोनों को अलग अलग नहीं नहीं कंसिडर करके एक कंसिडर किया जाता है। तो यूरोप एक को शो करता है, एशिया एक सर्कल को शो करता है, अफ्रीका एक को शो करता है, अमेरिका को शो करता है, ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया को एक शो करता है, ठीक है। ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब हम सेकंड उस पे मूव करते हैं, ठीक है। सेकंड उस पे मूव करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे, है ना। तो वुज वुमेन प्लेयर हैज वॉन सेकंड कॉन्जिक्यूटिव मेडल एट ओलंपिक, ठीक है। अब देखो भैया पीवी सिंधु जी, तो मतलब इनको तो भारत रत्न मिलना चाहिए, मेरा तो ये कहना है। 2 ओलंपिक लगातार, और ये जीतना, 2 ओलंपिक में लगातार मेडल जीतना, ये काम सिर्फ पीवी सिंधु जी कर सकती हैं। तो इनको तो भारत रत्न मिलना चाहिए, ठीक है, इनको भारत रत्न मिलना चाहिए। तो मेरा, मैं तो यही डिमांड करूंगा अपने जितने भी मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं कि इनको भारत रत्न मिलना चाहिए। तो ये पहली वुमेन प्लेयर बनी है, पहली वुमेन प्लेयर बनी है जो 2 कॉन्जिक्यूटिव ओलंपिक में मेडल जीती है। तो 2016 में जो ये ओलंपिक हुआ था इसमें, उसमें तो सिल्वर मेडल जीती थी पी सिंधु जी, और ये जो ओलंपिक है इसमें क्या जीत गई है, ब्रॉन्ज जीत गई, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा पीवी सिंधु जी, है ना। ये बात आपको याद रखना है। और 2012 में जो लंदन ओलंपिक हुआ था उसमें साइना नेहवाल जी ने क्या जीता था, ब्रॉन्ज मेडल जीता था, ठीक है। अब आप बोलोगे कि क्या ये जो पीवी सिंधु जी हैं ये पहली प्लेयर है, तो नहीं, मैंने यहाँ फर्स्ट नहीं लिखा, फर्स्ट वुमेन प्लेयर लिखा है। फर्स्ट मेल प्लेयर जो है वो सुशील कुमार जी हैं। और सुशील कुमार जी अब क्या बोले, बेचारे कहाँ से कहाँ पहुंच गए, ओलंपिक मेडल विजेता, अभी तिहाड़ जेल में बंद है वो आदमी, है ना। तो जो सुशील कुमार जी जो हैं उन्होंने 2008 में, सुशील कुमार जी जो हैं उन्होंने 2008 में 2008 में ब्रॉन्ज जीता था अपने बीजिंग ओलंपिक में, और 2012 में सिल्वर मेडल जीता था आपके लंदन ओलंपिक में। और अभी बेचारे तिहाड़ जेल में बंद हैं, अब कुछ मर्डर वर्डर का केस चल रहा है उनपे, क्या बोल सकते हैं। जबकि वो फर्स्ट मेल प्लेयर थे जो 2 कॉन्जिक्यूटिव ओलंपिक में उन्होंने भी मेडल जीता था, ठीक है। तो ठीक है, अब पीवी पीवी सिंधु जी, ठीक है, ये बात याद रखना, है ना। अब उसके बाद हम ओलंपिक टेली अभी जो चल रही है करंट में, उसमें चाइना ने 24 गोल्ड जीता है, यूएसए ने 20 गोल्ड जीता है, और जापान ने 17 गोल्ड जीता है। तो टॉप पे अभी भी चाइना बना हुआ है। चाइना हर चीज में टॉप पे तो है, आप इस बात को मानो या नहीं मानो, लेकिन चाइना चाइना है, कुछ भी कहो, ठीक है। कुछ दिनों के लिए अमेरिका का दबदबा है, वरना तो चाइना टॉप पे ही रहेगा, ठीक है। जापान 17 गोल्ड के साथ थर्ड नंबर पे है। इंडिया गोल्ड की तो अभी इंडिया को तलाशी जारी है, ठीक है। और इंडिया जो है वो एक सिल्वर और एक ब्रांज के साथ जो है वो 59 नंबर पे। इंडिया को अभी 2 मेडल जीते हैं, और 3 मेडल तो मिनिमम आएंगे, मेरे को ऐसा लगता है। क्योंकि एक जो बॉक्सर हैं वो ब्रॉन्ज या सिल्वर दोनों में से कोई एक तो लेंगी ही लेंगी, ठीक है, मिनिमम। एक जो बॉक्सर है वो, और एक डिस्कस थ्रो में एक मेडल आने की संभावना है। जो भारतीय हॉकी टीम है वो, आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 1 अगस्त को वो अपना वो सेमीफाइनल में पहुंच गई है, ठीक है। तो 42 साल के बाद वो सेमीफाइनल में पहुंची है भारतीय हॉकी टीम, तो क्या पता वो गोल्ड मेडल भी ला ले, ठीक है। तो अभी, अब ये जो प्लेयर हैं भैया, इनकी तो क्या बात है, इन्होंने ही तो भारत को उस पदक तालिका में थोड़ा
मतलब नाम दिलाया, तो ये हैं अपनी मीराबाई चानू जी, है ना, मणिपुर से हैं मीराबाई चानू जी। इन्होंने वेट लिफ्टिंग में भारत को पहला मेडल दिलाया था, सिल्वर मेडल था, और पीवी सिंधु जी ने ब्रॉन्ज दिला दिया। ठीक है, तो अब भारत के 2 मेडल हो गए। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, ये उनका विनिंग मोमेंट है ना, मीराबाई चानू जी का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं। ठीक है ना। और बताना तो बहुत कुछ है, जैसे इसमें मैं आपको बताऊं, जैसे आप बोलेंगे कि 24 गोल्ड, जबकि इसके टोटल मेडल कितने हुए हैं इसके पता है? इसके टोटल मेडल हुए हैं 50, किसके? चाइना के। और जबकि आप बोलोगे कि यूएसए के, तो यूएसए के टोटल मेडल हो गए 59, लेकिन जो मेडल की जो ऑर्डर जो बनता है वो गोल्ड के आधार पे बनता है। तो चाइना के पास ज्यादा गोल्ड है, इसलिए चाइना टॉप पे है। ये बात को आपको याद रखना है, जिसके पास गोल्ड ज्यादा वो टॉप पे रहता है। टोटल मेडल काउंट नहीं होते हैं, गोल्ड मेडल काउंट होते हैं। ठीक है, टेबल टेली बनाने। अब देखो, जो मुस्लिम वुमेन्स राइट डे, ये कब मनाया जाता है? तो ये 1 अगस्त को मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 1 अगस्त 2019 को क्या हुआ था? ट्रिपल तलाक बिल जो है वो पास हुआ था 2019 को संसद से। तो इसलिए मुस्लिम वुमेन्स राइट डे मनाया गया 1 अगस्त को, है ना, 1 अगस्त को। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, ट्रिपल तलाक बिल जो है वो 1 अगस्त 2019 को पास हुआ था। फिर पीएम मोदी लॉन्च्ड विच इंस्ट्रूमेंट फॉर कैशलेस एंड कॉन्टेक्टलेस फॉर डिजिटल पेमेंट। ठीक है, तो ई रूपी जो वो है, इंस्ट्रूमेंट है और ये प्लेटफॉर्म है, ये पीएम मोदी जी ने लॉन्च किया है। ठीक है, अब पीएम मोदी जी के बारे में क्या बोले? लॉन्चिंग बहुत करते हैं, लेकिन जो काम करना चाहिए वो तो करते नहीं। ठीक है, अब चला रहे हैं, उनको भी क्या बोले। ठीक है, तो ई रूपी जो प्लेटफॉर्म है ये पीएम मोदी जी ने लॉन्च किया। ठीक है, ई रूपी जो प्लेटफॉर्म है ये लॉन्च किया, ये आपको याद रखना है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। न्यू वाइस चीफ ऑफ इंडियन नेवी, है ना, वाइस चीफ जो इंडियन नेवी के कौन बने हैं? तो ये बने हैं वाइस एडमिरल एस एन गोरमड़े जी, है ना, एस एन गोरमड़े जी। ठीक है, अब आपको याद रखना है कि जो हमारे ये तो वाइस चीफ एडमिरल बने हैं। ठीक है, वाइस चीफ एडमिरल हैं। ठीक है, और जो हमारे अभी करंट में एडमिरल कौन है इंडियन नेवी के? वो हैं करमबीर सिंह जी। ठीक है, आपको ये याद रखना है। मैंने उस पिछली स्लाइड्स में बताया था, वैसे भी आपको ये चीज आपको याद रखना है कि एडमिरल, ये वाइस चीफ एडमिरल है, और वाइस चीफ एडमिरल कौन है? करमबीर सिंह जी हैं। और एयरफील्ड मार्शल भी हमारे याद रखना है। और जैसे जनरल कौन है? मनोज मुकुंद नरवणे जी हैं। और ठीक है, और सीडीएस कौन है? विपिन रावत जी हैं। ठीक है, ये मैंने पिछली स्लाइड्स में आपको बताया, अब आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद हाँ, ये जो है अगला क्वेश्चन है, वंदना कटारिया रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स फील्ड? वंदना कटारिया रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स फील्ड? ठीक है, तो ये जो है हॉकी से, हॉकी की प्लेयर है। ठीक है, ये देखो मैंने इनकी इमेज भी बना रखा है। ठीक है, ठीक है। अब देखो, आप ये बोलोगे कि ऐसा क्या नया है इनमें, ऐसा क्या किया इनने, जो सिंपल सी बात है कि जो आपने इसमें क्वेश्चन डाल दिया। तो ओलंपिक में ये पहली फीमेल हॉकी प्लेयर हैं इंडिया की तरफ से जिन्होंने हैट्रिक, हैट्रिक लगाई है। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे इमेज में लिखा हुआ है ना कि हैट्रिक, यहाँ पे इमेज में भी लिखा हुआ है कि हैट्रिक गर्ल की कहानी। ठीक है, तो ये पहली फीमेल हॉकी प्लेयर हैं जिन्होंने भारत की तरफ से ओलंपिक में क्या लगाई है? हैट्रिक लगाई है। तो फिर ये तो बहुत ज़्यादा सम्मान की पात्र है ना, तो इनको हम अपनी पीडीएफ में कैसे सम्मिलित नहीं करते? उसके बाद देखो, क्रिकेटर इसरू सुडाना बिलोंग्स टू विच कंट्री? ही अनाउंस रिटायरमेंट। तो ये जो है श्रीलंका के प्लेयर थे, बॉलर थे, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए पिछले साल बॉलिंग की थी इन्होंने, है ना। अब इन्होंने क्या किया? रिटायरमेंट वो कर दिया है। क्रिकेटर इसरू उडाना जी ने, बिलोंग्स टू विच कंट्री? तो ही अनाउंस्ड रिटायरमेंट, श्रीलंका के प्लेयर हैं, है ना ये। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। अब देखो, उत्तराखंड फर्स्ट ऑर्चिड कंजर्वेशन सेंटर, तो ये चमोली डिस्ट्रिक्ट में शुरू किया गया। ठीक है, उत्तराखंड की जो चमोली डिस्ट्रिक्ट है वहाँ वहाँ पे शुरू किया गया उत्तराखंड फर्स्ट ऑर्चिड कंजर्वेशन सेंटर, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ऐसे ऐसे तो नाम रखते हैं ना, बोलने में आदमी की जबान को लकवा मार जाए। अब मैं क्या बोलूँ आपसे, उत्तराखंड फर्स्ट ऑर्चिड कंजर्वेशन सेंटर। ठीक है, तो ये कहाँ है? आपके चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना। नेक्स्ट स्लाइड क्या है? विच आर्टिस्ट विंस इस्नर कॉमिक इंडस्ट्री अवार्ड? तो ये आनंद राधा कृष्णन जी जो हैं, इन्होंने ये अवार्ड जीता है। ठीक है, ठीक है, ये आर्टिस्ट हैं और इस्नर कॉमिक इंडस्ट्री अवार्ड यूके बेस्ड अवार्ड है, यूके बेस्ड अवार्ड है, यूके की गवर्नमेंट देती है। तो वो मुंबई के हैं ये, और इन्होंने जीता है। ठीक है, तो ये भी हमने इस पीडीएफ में सम्मिलित किया। और देखो, ये जो 3 जो लोग हैं ना, इन्होंने भी अपने क्षेत्र में बहुत काम किया। ये इंजीनियरिंग के बहुत बेताज, मतलब इंजीनियरिंग के क्षेत्र में इन्होंने बहुत नाम कमाया है। और इन्होंने आपकी जो बीएससी होती है ना, फिजिक्स, फिजिक्स के क्षेत्र में बहुत काम कमाया। और ये तो अभी एक स्टूडेंट ही हैं,
ये अभी एक स्टूडेंट ही हैं, लेकिन इन्होंने अभी बहुत कम उम्र में मतलब बहुत ज़्यादा नाम बना लिया है, ठीक है। तो ये चारों लोग इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये इन्होंने इंजीनियरिंग के फील्ड में बनाया है नाम, इन्होंने जो है अपना नाम जो है वो फिजिक्स के फील्ड में बनाया है, और ये तो अभी स्टूडेंट है, 11th के स्टूडेंट है, उसके बाद भी इन्होंने बहुत नाम बना लिया है, ठीक है। चलिए उसके बाद चलिए थैंक यू भी आ गया, तो चलिए थैंक यू, है ना। और मैं ये बोल रहा था ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, तो थोड़े पेशेंस के साथ आपको ये वीडियो को देखना है। ये मतलब ज़्यादा जल्दी पैनिक नहीं करना है। वीडियो में मैंने थोड़ा डिटेल डिस्कशन किया है ताकि आपको भी वीडियो ऐसा है बोरियत ना लगे। ऐसे तो करंट अफेयर्स के डेली बहुत सारे वीडियोस चलते रहते हैं, लेकिन आपसे थोड़ा कांटेक्ट बना रहे, तो उस हिसाब से मैंने वीडियो को थोड़ा ऐसा बनाया है कि आप लोगों को वीडियो में ज़्यादा बोरियत ना हो। और आखिरी में यही बात बोलेंगे कि अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें, ताकि हमारा चैनल धीरे धीरे ग्रो करे और ज़्यादा से ज़्यादा हम आपके बीच में और जानकारी लाते रहें, ठीक है। तो चलिए, ओके, थैंक यू, ओके, बाय।